हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के एग्जाम में आ सकता है उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और कैसे हम उस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। चलिए स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है उसको देखते हैं। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो मिड ब्रेन है क्या वो थैलमस और पॉन्स के बीच में रहता है। जो थैलमस है वो फोर ब्रेन का पार्ट है और जो पॉन्स है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो मिड ब्रेन है वो थैलमस और पॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द वेंट्रल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फोर राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रीगैमिना। देखिए ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रीगैमिना है ये मिड ब्रेन के कॉर्पोरा क्वाड्रीगैमिना मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। और ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रीगैमिना है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस। ये हम लोगों का जो हियरिंग है और जो विजन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्पोरा क्वाड्रीगैमिना। और ये वेंट्रल साइड में नहीं प्रेजेंट होता है, ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में मिड ब्रेन का ये आगे वाला साइड हो गया, ये वेंट्रल साइड हो गया और ये पीछे वाला साइड हो गया डॉर्सल साइड। यहां पे चार स्वेलिंग्स प्रेजेंट होता है। ये जो चार स्वेलिंग्स है इसी का नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रीगैमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रीगैमिना, ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रीगैमिना है ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है और स्टेटमेंट में वेंट्रल साइड लिखा है जो कि गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या पूछा है, दो स्टेटमेंट है, आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, क्रैनियल मेनिंजेस। क्रैनियल मेनिंजेस, देखिए ये जो क्रैनियल मेनिंजेस है ये हमारा ब्रेन का प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये 3 लेयर में डिवाइडेड होता है। जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, देखिए सबसे पहले जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है उसका नाम है ड्यूरामीटर। देखिए सबसे पहले हो गया सबसे आउटरमोस्ट, इसको हम लोग स्कल बोलेंगे। स्कल, स्कल के नीचे क्रैनियल मेनिंजेस का जो आउटर लेयर है ये वाला, इसका नाम है ड्यूरामीटर। इसके बाद मिडिल लेयर आएगा क्रेनियल मेनिंजेस का। क्रेनियल मेनिंजेस का मिडिल लेयर आएगा और ये जो मिडिल लेयर होता है वो वेव्ड होता है ऐसे, ठीक है। और यहां पे ड्यूरामीटर और ये जो बीच वाला आया इसको हम लोग एरेक्नोइड बोलते हैं, एरेक्नोइड। ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड के बीच का जो स्पेस है ये कहलाएगा सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस। और फिर एरेक्नोइड के बाद इनर लेयर आता है और ये इनर लेयर का नाम है पायामीटर। पायामीटर। और एरेक्नोइड और पायामीटर के बीच का जो स्पेस है इसको कहा जाएगा सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड स्पेस। और ये जो पायामीटर दिख रहा है यही आपका डायरेक्टली ब्रेन के साथ कांटेक्ट करके प्रेजेंट रहता है। ब्रेन के साथ कौन डायरेक्ट कांटेक्ट बना के रखा है, पायामीटर। ये ब्रेन हमारा हो गया।
तो अब देखिए क्या लिखा है, क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस में 3 लेयर आ गया, 3 लेयर को हम लोग क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं, जो कि ब्रेन का कवरिंग है। आउटर मोस्ट इज ड्यूरामेटर, मिडिल इज एरेक्नॉइड एंड इनर मोस्ट इज पायामेटर। क्रेनियल मेनिंजेस कवर द स्कल एंड द ब्रेन। आप लोग देख रहे हैं ना ये फोटो में, जो स्कल है वो सबसे बाहर का है, सबसे ऊपरी एरिया स्कल, तो वो तो क्रेनियल मेनिंजेस स्कल को सराउंड नहीं कर रहा है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत हो जा रहा है। क्रेनियल मेनिंजेस कवर द ब्रेन, यहां तक सही है, लेकिन यहां पे जो स्कल लिखा है ना ये गलत लिखा है। अब देखिए स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 में क्या बोला जा रहा है, एरेक्नॉइड मैटर इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ब्रेन टिश्यू। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बताया, जो पाया मैटर है वो ब्रेन टिश्यू के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, एरेक्नॉइड नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट 2 भी मेरा इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, यहां पे 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है। देखिए क्या लिखा है असर्शन में, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी इन इथमॉइड बोन, इन इथमॉइड बोन। देखिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इथमॉइड बोन के कैविटी में नहीं होता है, ये होता है स्फेनॉइड बोन के कैविटी में, स्फेनॉइड बोन के कैविटी में। स्फेनॉइड बोन का कैविटी जिसको हम लोग सेला टर्सिका कहते हैं, सेला टर्सिका, ये बटरफ्लाई शेप्ड बोन होता है, जो कि हमारा ये जो क्रेनियम है उसका फ्लोर को बनाता है, जमीन। जैसे आपको बता दें टोटल हमारा जो क्रेनियम है वहां पे टोटल नंबर ऑफ बोन 8 होता है, ठीक है। क्रेनियम हमारा टोटल 8 बोन से मिलकर बना है, जिसमें ये सामने वाला जो है ये है फ्रंटल, ये ऊपर वाला दोनों पेराइटल, इधर टेम्पोरल, पीछे ऑसिपिटल और नीचे फ्लोर जो बना रहा है वो है स्फेनॉइड, और फिर उसी में स्फेनॉइड के ऊपर थोड़ा छोटा सा रहता है इथमॉइड बोन। तो ये 8 बोन मिलकर हमारा ये क्रेनियम का फॉर्मेशन करता है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये स्फेनॉइड बोन में जो कैविटी है जिसका नाम सेला टर्सिका है वहां पे प्रेजेंट रहता है। लेकिन यहां असर्शन में क्या दिया है, इथमॉइड बोन दिया है, जो कि गलत है। यहां पे जो मेरा असर्शन है ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट रीजन क्या दिया है, पिट्यूटरी इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस। देखिए आपको पता है हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और उससे अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये अटैच होता है थ्रू द इनफंडिब्यूलम। ये जो मेरा रीजन है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो यहां पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे 2 स्टेटमेंट है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, आपको देखना है करेक्ट है कौन है और रॉन्ग कौन है। चलिए हम लोग पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स, फ्यू कार्टिलेज एंड ह्यूमन हेयर। देखिए ये जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है यहां पे बोन्स होता है, बिल्कुल सही बात है, कार्टिलेज भी होता है, यही भी सही बात है, लेकिन यहां पे जो ह्यूमन हेयर लिख दिया है ना वो इस स्टेटमेंट को गलत बता देता है। सेकेंड स्टेटमेंट, बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये तो बिल्कुल सही है, बोन और कार्टिलेज क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मायोग्लोबिन कंटेंट। देखिए मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन। देखिए ये जो मायोग्लोबिन है ये एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे मसल सेल में रहता है, और ये किस में रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया जहां बहुत ज्यादा होता है, इन मसल फाइबर which contain plenty of mitochondria. Myoglobin content is high in muscle fiber which contain plenty of mitochondria. देखिए जो मसल फाइबर है ये 2 तरीके का होता है, एक होता है रेड मसल फाइबर और एक होता है व्हाइट मसल फाइबर, ठीक है। ये जो रेड मसल फाइबर है यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत हाई होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत हाई होता है,
और व्हाइट मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। लेकिन व्हाइट मसल फाइबर में क्या ज्यादा होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम व्हाइट मसल फाइबर में हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और रेड मसल फाइबर में ये लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये जो व्हाइट मसल फाइबर है इसको हम लोग एनएरोबिक बोलते हैं, ठीक है, एनएरोबिक, क्योंकि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। यहां पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है इन मसल्स विच अपीयर पेल, नहीं, मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन मसल्स विच अपीयर रेड, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा गलत हो गया। सेकंड, इन मसल फाइबर विच कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही है। इन एनारोबिक मसल, एनारोबिक मसल मतलब व्हाइट मसल फाइबर का बात हो रहा है और व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन कंटेंट कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है, दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन अ ह्यूमन मसल सेल ईच थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लोब्यूलर एक्टिन। देखिए मसल सेल में जो थिन फिलामेंट होता है, मसल सेल में जो थिन फिलामेंट होता है वो एक्टिन का बना होता है। और एक्टिन में जो 2 एक्टिन होता है ना, वो यहां पे क्या दिया है, ग्लोब्यूलर, लेकिन वो ग्लोब्यूलर नहीं, वो फिलामेंटस एक्टिन होता है, एफ एक्टिन कहते हैं हम लोग। इस तरीके से प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एक बनाए ना, एक एक्टिन बनाए तो ये कहलाएगा ग्लोब्यूलर, क्योंकि ये गोल है जी, ग्लोब्यूलर। और यही बहुत सारा प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो ये मेरा 1F एक्टिन हो गया और ये मेरा दूसरा F एक्टिन हो गया। इस तरीके से जो एक्टिन मॉलिक्यूल है वो बनता है, जो कि थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है हमारे मसल सेल में। लेकिन यहां पे क्या दिया है, ईच थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लोब्यूलर प्रोटीन, नहीं, यहां पे ग्लोब्यूलर की जगह क्या होना चाहिए था, फिलामेंटस होना चाहिए था, एफ होना चाहिए था, एफ एक्टिन। तो इसीलिए ये जो मेरा स्टेटमेंट 1 है ये गलत हो जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में मेनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल। बिल्कुल सही है, ये कार्डियक मसल्स का बारे में स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे भी 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इन ह्यूमन मसल सेल ईच थिक फिलामेंट इज पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ईच थिक फिलामेंट इज पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ह्यूमन मसल सेल में जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट किससे बनता है, मायोसिन से बनता है। मायोसिन प्रोटीन थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है और ये पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है। देखिए अगर ये जो मायोसिन है, अगर हम इस मायोसिन का मोनोमर का बात करें, मायोसिन का जो मोनोमर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेरोमायोसिन, और वो यहां पे इस तरीके से दिखेगा, मेरोमायोसिन। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका है मेरोमायोसिन। इसी मेरोमायोसिन जब बहुत ज्यादा मिल जाता है, मतलब मोनोमर से पॉलीमर बन जाता है, तब हमारा जो थिक फिलामेंट है उसका फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है, इन ह्यूमन मसल सेल ईच थिक फिलामेंट इज पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, LMM, लाइट मेरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ ग्लोब्यूलर हेड विथ अ शॉर्ट आर्म एंड टेल। देखिए यहां पे ये जो पोर्शन है ये हेड है, ये आर्म है और इधर इसको हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक है, यहां पे हेड और आर्म मिलकर हेवी मेरोमायोसिन फॉर्म करता है और इधर टेल पोर्शन में लाइट मेरोमायोसिन का फॉर्मेशन होता है।
तो यहां पे लिखा है कि जो लाइट मेरोमायोसिन है वो ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म मिलकर बनाता है, जो कि गलत है। ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म मिलकर हेवी मेरोमायोसिन बनाता है। तो यहां पे जो मेरा स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। इन ह्यूमन स्किन, लंग्स एंड लीवर ऑल्सो असिस्ट इन एक्सक्रीशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। स्किन भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है स्वेट के थ्रू, लंग्स भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है ये आउटसाइड दी बॉडी, एक्सहेलेशन करवाता है, लीवर भी बाइल का फॉर्मेशन करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो स्टेटमेंट 1 मेरा सही है। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लेड टू यूरेमिया। बिल्कुल सही है। अगर किडनी में कुछ भी डिफेक्ट आ जाएगा तो वो यूरेमिया क्रिएट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड बाय आवर लंग्स पर मिनट, है ना, हमारा लंग्स 1 मिनट में कितना कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है मेरे बॉडी से, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा 200 ml। 200 ml of carbon dioxide is removed by our lungs per minute. Question number 10. Given below are two statement, one labeled as assertion and the other is reason. Assertion में क्या लिखा है? Human urine is slightly acidic. देखिए हमारा जो यूरिन है उसका pH होता है 6, जो कि स्लाइटली एसिडिक pH है, इसीलिए ये जो मेरा assertion है ये बिल्कुल सही है। रीजन में क्या लिखा है? इन ह्यूमंस on an average 25 to 30 gram of urea is excreted out per day through urine। ये भी रीजन भी बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या ये असर्शन के लिए सही रीजन है? तो नहीं। ह्यूमन यूरिन एसिडिक इसीलिए है क्योंकि यहां पे एक्टिव सिक्रेशन होता है H+ का, ड्यू टू एक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ आयंस, इसीलिए ह्यूमन यूरिन इज एसिडिक। तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। देखिए अब 11th नंबर क्वेश्चन, यहां पे 2 स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है यहां देखिए, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। सबको पता है लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ह्यूमन स्वेट एलिमिनेट्स सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरोल्स, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस। देखिए हमारा जो स्वेट है वो किस किस चीज को एलिमिनेट करता है? वो एलिमिनेट करता है NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, वो एलिमिनेट करता है लैक्टिक एसिड को, वो एलिमिनेट करता है कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया को भी, ठीक है। और यहां पे जो भी सब्सटेंस का नेम लिखा है लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस, ये सब ऑयल रिमूव करता है। तो स्टेटमेंट 2 मेरा गलत है। 11th का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट but statement 2 is human blood is grouped into A, B, AB and O system based on। देखिए ये जो हमारा ब्लड ग्रुप का ABO सिस्टम है ये किस पे बेस्ड करता है? कौन, जैसे ABO सिस्टम हमको पता है ना, ABO सिस्टम ब्लड ग्रुप को ग्रुपिंग करने का एक मेथड है जो कि कार्ल लैंडस्टेनर बताए थे, कार्ल लैंडस्टेनर बताए थे। और कार्ल लैंडस्टेनर ये जो एबीओ सिस्टम बनाए थे ये किस बेसिस पे बनाए थे कि हमारा जो रेड ब्लड सेल है आरबीसी, उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजेंस प्रेजेंट है। अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो बी हो जाएगा।
आरबीसी के सरफेस पे अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। यानी कि ये जो एबीओ सिस्टम है वो विच एबीओ सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, surface antigens of RBC. Question number 13, given below are two statement। यहां पे लिखा है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन मतलब गिल्स का, ठीक है। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन मतलब गिल्स का रेस्पिरेशन इज फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। देखिए रेप्टाइल्स और बर्ड्स में रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। स्टेटमेंट 2, पल्मोनरी। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब लंग्स का ये बात कर रहा है, ठीक है। इज फाउंड इन फिश, जो ये भी गलत है, फिश में गिल्स होता है। 13 का हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। 13 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, इनकंप्लीट कार्टिलिजिनस रिंग, है ना, ये सी शेप्ड रिंग का बात कर रहा है जो कि हमारे ट्रैकिया में विंड पाइप में प्रेजेंट होता है, सपोर्ट्स द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। नहीं, ये जो इनकंप्लीट कार्टिलिजिनस रिंग है ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में ये नहीं होता है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, जैसे आपको बताए, ये देखिए ट्रैकिया है, ट्रैकिया में इनकंप्लीट सी शेप्ड कार्टिलिजिनस रिंग रहेगा। अब ये जो ट्रैकिया है ये T5 पोजीशन पे डिवाइड करता है, थोरिसिस 5 पोजीशन पे ये ऐसे करके डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये ऊपर वाला मेरा हो गया ट्रैकिया विंड पाइप, ये कहलाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई और फर्दर डिवाइड करेगा, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई और फर्दर डिवाइड करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई और फर्दर डिवाइड करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और डिवाइड करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। यहां पे जो इनकंप्लीट सी शेप्ड कार्टिलिजिनस रिंग है ये ट्रैकिया में होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में होता है, टर्शियरी ब्रोंकाई में भी होता है और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इनकंप्लीट कार्टिलिजिनस सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होता है। तो मेरा जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। अब देखिए स्टेटमेंट 2, द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। देखिए लंग्स का जो कवरिंग है उसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है क्या वो थोरेसिस कैविटी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है? नहीं, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन पल्मोनरी कैविटी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। पल्मोनरी कैविटी यानी लंग्स का सरफेस, यहां पे उल्टा कर दिया, ये जो स्टेटमेंट है ना यहां पे इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में दिखा दिया थोरेसिस कैविटी को और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में दिखा दिया लंग सरफेस को, उल्टा कर दिया है यहां पे। जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ लंग सरफेस एंड द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ थोरेसिस कैविटी। तो मेरा जो ये स्टेटमेंट 2 है ये हो जा रहा है गलत। इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में द थोरेसिस चैम्बर इज एन एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये एनसीईआरटी का लाइन है कि जो थोरेसिस चैम्बर है वो एयर टाइट चैम्बर है। स्टेटमेंट 2, थोरेसिस चैम्बर इज फॉर्म्ड वेंट्रली बाय स्टर्नम। देखिए अगर आपको ऐसे बना के दिखाए,
यहां पे ये जो बैक साइड है ये डोर्सल साइड है और ये फ्रंट साइड है, ये वेंट्रल साइड है। ठीक है, और फ्रंट में यहां पे जो प्रेजेंट रहता है बोन, इस बोन का नाम है स्टर्नम। स्टर्नम। और पीछे में यहां पे रहता है क्या, वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम मतलब वेंट्रल साइड में स्टर्नम और डोर्सल साइड में वर्टेब्रल कॉलम, और लैटरल साइड में, लैटरल साइड मतलब ये साइड वाला, यहां पे रहता है रिब्स। और यही तीनों मिलकर थोरेसिस चैम्बर का फॉर्मेशन करता है, थोरेसिस कैविटी का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पे क्या लिखा है, थोरेसिस चैम्बर इज फॉर्म्ड वेंट्रली बाय स्टर्नम, जो कि बिल्कुल सही है। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे भी दो स्टेटमेंट दिया है। इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन मतलब होता है इनहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है एक्चुअल में ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। मींस जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब कि मान लीजिए अगर हम चाहते हैं एयर को इनहेल करना, तो मेरा लंग्स का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए, तभी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा एयर। क्या लिखा है, इंस्पायरेशन अकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गलत है ना, हमारा जो लंग्स का प्रेशर है वो कम होना चाहिए और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। स्टेटमेंट 2, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। देखिए ये जो डायफ्राम है ये ओरिजिनल शेप इसका होता है डोम शेप्ड, ऐसे करके, ठीक है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हो जाएगा ऐसे सीधा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस चैम्बर। देखिए पहले ये डोम शेप्ड था, कॉन्ट्रैक्ट करके बन गया स्ट्रेट, तो जो थोरेसिस चैम्बर का वॉल्यूम है वो बढ़ गया। लेकिन वो किस डायरेक्शन में बढ़ा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ा। क्या डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बोलने का मतलब है ये इस तरीके से, इधर और इधर, और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऊपर और नीचे। तो मान लीजिए जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया तब किस डायरेक्शन में थोरेसिस चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में नहीं बढ़ा। ठीक है, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट 2 है ये भी हो जाता है गलत। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई इज 45 mmHg। जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है एल्वियोलाई में वो क्या 45 mmHg होता है। देखिए यहां पे ये टेबल एनसीईआरटी में दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कितना 40 mmHg, 40 mmHg। तो हो जाता है ये गलत, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलाई में होता है 40 mmHg। दूसरा स्टेटमेंट,
द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 40। कितना दिया है इधर? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40 mmHg, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी कि 17 का क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। एनसीईआरटी में ये टेबल दिया हुआ है। देखिए नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18, इन ह्यूमन बींग्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना। ह्यूमन बींग्स में ब्लड ब्रेन बैरियर के कौन बनाता है? तो ये एस्ट्रोसाइट्स बनाता है, याद रखिएगा एस्ट्रोसाइट्स। ये एस्ट्रोसाइट्स एक तरह का ग्लियल सेल है जो कि ब्लड वेजल्स, ब्रेन का जो ब्लड वेजल्स है उसके इंडोथेलियम के साथ मिलकर एक बैरियर का फॉर्मेशन करता है, एस्ट्रोसाइट्स। तो आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। होप आप लोग को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।